तीसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फिर से बदल दी है अपनी प्लेइंग 11। इस टीम में अब हो गई है खतरनाक प्लेयर की एंट्री। तो स्टार प्लेयर को कर दिया गया है प्लेइंग 11 से बाहर। आखिरकार वो स्टार प्लेयर कौन है जिसे टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, और कैसे संजू सैमसन पर भी अब तलवार लटकने लगी है, कैसे उनके ओपनिंग स्लॉट पर भी अब तलवार लटक रहा है, और क्या कुछ होगा, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करें उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में खो जाते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करें। दरअसल आप सबको मालूम ही है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 5 मैच की टी20 सीरीज खेली जा रही है, और ये वो सीरीज है जो टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारियों के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। क्योंकि अगर आप इस सीरीज के अंदर में परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर सभी प्लेयर का अच्छा रहेगा, आपकी प्लेइंग 11 जो बना रहे हैं या जो 15 आपके पास हैं, उन 15 प्लेयर्स में सभी के अगर परफॉर्मेंस अच्छे रहेंगे तो फिर वर्ल्ड कप में कॉन्फिडेंस आपका आ जाता है। क्योंकि वर्ल्ड कप में आपके लीग मैचेस शायद आसान हो जाएं, लेकिन फिर जब आप सुपर 8 में जाएंगे, चूंकि इस टी20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें खेल रही हैं, जिनको कि 4 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है 5-5 टीम के रूप में। अब भारतीय टीम ग्रुप ए में है, तो आपका जो लीग मैच है, लीग मैचेस में आपके यूएसए से मैचेस होंगे, ओमान से है, आपका नामीबिया से मैच होगा, पाकिस्तान से होगा। तो ऐसी टीमों के खिलाफ आप क्या होता है, आप आराम से मैचेस जीत जाते हो। पाकिस्तान एक कहने के लिए प्रतिद्वंदी है, लेकिन हम सबको पता है कि पाकिस्तान की हश्र हमारी भारतीय बल्लेबाजी क्या करने वाली है। लेकिन ऐसे में अब सवाल यह है कि इसके बाद जब सुपर 8 में जाएंगे तो वहां पर किसी प्रकार की गलती, कोई गुंजाइश नहीं होने वाली है। तो जो भी तैयारियां करनी है टीम इंडिया को, वो इसी सीरीज में कर लेनी है। तो ऐसे में जो पहला 2 टी20 मुकाबला टीम इंडिया ने खेला है, ये पहले दोनों टी20 मुकाबले अगर आप देखेंगे तो टीम इंडिया बड़े ही इत्मीनान से, बड़े आराम से जीती है। पहले मैच के अंदर में भी हमने 238 बनाया, 48 रन से पीटा न्यूजीलैंड को। लेकिन असली मजा तो आ गया दूसरे टी20 मुकाबले में, जब हमने 208 रन उनको बनवा दिए, लेकिन उसका पीछा हमने सिर्फ 15 ओवर 2 गेंदों में कर लिया। सबसे कम ओवर्स में 200 प्लस का आंकड़ा चेस करने का रिकॉर्ड हमने अपने नाम कर लिया, 15.2 ओवर्स। अब आप जरा सोचें कि 15 ओवर 2 गेंदों में आपने ये आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर लिया, और न्यूजीलैंड कप्तान को कहने पर मजबूर कर दिया कि ये जो टीम है इसके सामने अब लगता है 300 बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये टीम के खिलाफ आप जीतने के बारे में या वो लक्ष्य को डिफेंड करने के बारे में सोच सकते हैं। यानी न्यूजीलैंड के पास में जो एक गलतफहमी थी कि पहले मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी कर लिया, तो भाई ठीक है, इतने रन बना दिए तो जीत गए। अब इस मैच में भी वो भी टॉस हार गए थे, तो वो पहले बल्लेबाजी करने आए, तो 208 बनाकर उनको लग रहा था कि हम जीत ही जाएंगे, डिफेंड कर लेंगे, लेकिन भारत ने ऐसा करने नहीं दिया। 6 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद ही भारत ने चेस कर लिया। तो ऐसे ही अब तीसरे टी20 मुकाबले से ठीक पहले टीम इंडिया में फिर से बदलाव, क्योंकि दूसरे में भी आपने देखा था बदलाव हुआ था। बुमराह बाहर गए थे, हर्षित राणा आए थे, अक्षर पटेल बाहर गए थे, उनकी जगह पर कुलदीप यादव टीम के अंदर में आ गए थे। यानी टीम इंडिया का जो मोटो था कि नंबर 8 तक की बल्लेबाजी आपको चाहिए ही चाहिए, उस नंबर 8 तक की बल्लेबाजी को लेकर के भारतीय टीम परिवर्तन करती रही है। अब सवाल यह है कि तीसरे टी20 मुकाबले में जो खिलाड़ी बाहर जाएगा वो कौन होगा। तो जो खबर आ रही है सामने वो ये है कि 2 टी20 खेलने के बाद अर्शदीप सिंह को तीसरे टी20 मुकाबले में आराम दिया जाएगा, और फिर यहां पर जसप्रीत बुमराह की एंट्री टीम में करा दी जाएगी। अब जसप्रीत बुमराह टीम में आ जाएंगे तो अर्शदीप बाहर गए, तो अब आपका रिप्लेसमेंट हो गया। फिर से आपके पास में क्या होगा कि अर्शदीप ने 2 मैचेस खेल लिए, बुमराह का भी ये दूसरा ही टी20 मुकाबला होगा, और हर्षित राणा का भी ये दूसरा मुकाबला होगा। अब इसमें एक बड़ा सवाल है कि अक्षर पटेल का क्या होगा। मैं बता दूं आपको कि अक्षर पटेल इस मुकाबले को भी खेलने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो उंगली में चोट है वो जब तक फुली रिकवर नहीं होंगे तब तक वो खेलेंगे नहीं। तो माना यह जा रहा है कि 2-3 दिन का वक्त अभी और लगेगा, तो शायद चौथे टी20 मुकाबले में आपको अक्षर पटेल 28 तारीख को आपको खेलते हुए नजर आ जाए। तब तक जो है कुलदीप यादव आप ये कंटिन्यू करेंगे यहां पर, क्योंकि बैलेंस आपको बनाना है। तो अब कुलदीप यादव यहां पर है, हर्षित राणा को खिलाया जा रहा है। तो अब यहां पर स्थिति यह है कि भारतीय टीम में तेज गेंदबाजी आक्रमण संभालेंगे बुमराह, हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, 4 हो गए, और स्पिन के डिपार्टमेंट कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती। लेकिन भारतीय टीम की जो आदत है नंबर 8 तक की बल्लेबाजी की, इसको अगर दुरुस्त किया जाएगा, जब अक्षर पटेल ठीक हो जाएंगे, तो संभावना यह भी हो सकती है कि फिर अक्षर पटेल आ जाएं हर्षित राणा की जगह पर, या हर्षित राणा की जगह अर्शदीप सिंह आ जाएंगे, और अक्षर पटेल को बुलाया जाएगा टीम के अंदर में, वो कप्तान वो खेलेंगे। फिर आपको कुलदीप यादव के बारे में सोचना पड़ेगा कि कुलदीप यादव आपको टीम में आपको खिलाना है तीसरा स्पिनर या नहीं खिलाना है, क्योंकि कुलदीप यादव ने भी गेंदबाजी बहुत ही कमाल की है। तो ऐसे में अब टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि क्या हम 8 बल्लेबाजों के साथ जाएं या हम एक बल्लेबाज कम करें। लेकिन ये सरदर्दी कम नहीं है, क्योंकि शिवम दुबे जो है वो भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भारतीय टीम की मजबूरी होती है नजर आ रही है नंबर 8 तक की बल्लेबाजी की, क्योंकि अगर अक्सर होते तो कुलदीप नहीं खेलते,
और आपके पास फिर बुमराह को बाहर करके हर्षित को लाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भाई आपको गेंदबाजी भी चाहिए, बल्लेबाजी भी चाहिए। जब अक्सर आ जाएंगे तो फिर हर्षित की जरूरत भले ना पड़े, बुमराह और अर्शदीप तो आपकी टीम के होंगे, अंदर होंगे। इसलिए इस टी20 मुकाबले में अर्शदीप को आराम देकर के बुमराह को लाया जाएगा, ताकि आपके पेसर्स जो है उनको सेम अमाउंट ऑफ मैचेस जो है वो आपको मिलते रहें। अब सवाल ये आता है कि भाई संजू सैमसन का क्या होगा, उन पर तलवार क्यों लटक रही है? संजू सैमसन पर जो तलवार लटक रही है, और उसके बाद मैं आपको प्लेइंग 11 बता देता हूं। संजू सैमसन पर तलवार लटक रही है भाई, शुभमन गिल उप कप्तान थे और संजू सैमसन ने साल भर में बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था। उसके बावजूद संजू को टीम से उठा करके बाहर फेंका गया, मतलब प्लेइंग 11 से हटा दिया गया। प्लेइंग 11 में रहे तो नंबर 3, 4, 5, 6, 8 नंबर तक भी उनकी बल्लेबाजी की बात कही गई। लेकिन अब चूंकि उप कप्तानी भी गई गिल की, टीम से जगह भी चली गई और संजू की जगह पक्की कर दी गई ओपनिंग में। लेकिन इस बीच एंट्री होती है ईशान किशन की। अब संजू सैमसन ओपनिंग कर रहे हैं, इसलिए ईशान किशन तो ओपनिंग कर नहीं सकते। वो टीम में आए हैं बैकअप ओपनर और बैकअप विकेटकीपर के तौर पे टीम में। तो ऐसे में दिक्कत ये है कि अब संजू सैमसन के 2 मैच में रन नहीं बने, तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई रन नहीं बन रहे, हटा दो। लेकिन हमें भी सोचना चाहिए कि हम 1-2 मैच के आधार पर कैसे ये तय कर लेते हैं कि संजू को हटा देना चाहिए, क्योंकि इसी लड़के ने 2 बार 0 बना करके अगले 2 मैच में 2 शतक भी मारा था अफ्रीका के खिलाफ, याद करिएगा आप लोग। तो उम्मीद करिए कि संजू सैमसन जो है फिर से रन बनाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर एक कंसर्न है कि अगर संजू सैमसन गोइंग फॉरवर्ड अगले 3 टी20 मुकाबलों में रन नहीं बनाते हैं, और ईशान को भी अभी एक और मौका यहां पर मिलेगा, क्योंकि तिलक वर्मा जैसे ही आ जाएंगे ईशान को बाहर जाना पड़ेगा, तो ऐसे में एक दबाव तो बन ही जाएगा संजू सैमसन पर कि ईशान किशन वो प्योरली एक ओपनर बल्लेबाज है, नंबर 3 पर खेल रहे हैं लेकिन वो ओपन करते हैं, तो ओपन करते हैं इनिंग की। तो ऐसे में संजू सैमसन को 15 में तो रहेंगे, बट वो फिर बेंच पर बैठने वाली बात हो जाएगी कि तिलक वर्मा आएंगे तो नंबर 3 ही खेलेंगे, और ईशान इतने अच्छे फॉर्म में रहेंगे और संजू अगर नहीं रन बनाएंगे तो मैनेजमेंट की लालच ये बढ़ेगी भाई अभिषेक शर्मा के साथ में संजू के बजाय ईशान को ओपनिंग करवा दो और तिलक 3 पे कर लो। यानी कोई भी प्रकार का जो है वो लूप होल्स अपनी टीम की बल्लेबाजी लाइनअप में ना रखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से दूसरे टी20 मुकाबले में जब भारत के 6 रन पर 2 विकेट गिर गए, प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये ईशान किशन को बखूबी आता है। और ये चीज देखने को मिला कि ईशान नंबर 3 पर आए और आने के बाद जो 32 बॉल में 76 रनों की पारी खेली, जिसके लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। ये बता भी रहा है कि विकेट भले गिरे थे लेकिन वो प्रेशर उनके ऊपर में नहीं था, वो रन बना रहे थे। कहने वाले ये भी कहेंगे कि भाई उनके लिए पाने के लिए कुछ नहीं था, नथिंग टू लूज था, ऐसा करके कि भाई चलो ठीक है, आउट हो गया तो आउट हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि जब वो टीम में परमानेंट जगह बना करके थे, आप याद करिएगा 2023 में एशिया कप जो हुआ था श्रीलंका के पल्लीकेले में, वहां पर पल्लीकेले के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत के 4 विकेट गिर गए थे और वहां 82 रनों की शानदार पारी खेली थी ईशान किशन ने। तो ईशान किशन प्रेशर मैचेस के अंदर में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके आते हैं, और इसीलिए कहा भी आता है कि भाई धवन के बाद भी अगर देखें तो ईशान किशन एक ऐसा लेफ्ट हैंडर ओपनर है भारतीय टीम का, जिसको अगर आप मौका देंगे तो वो बड़े मैचेस में और प्रेशर वाले मैचेस में भी जो है निखर करके आता है। बांग्लादेश के अंदर में भी भारत 2 वनडे हार चुका था, तीसरे वनडे में भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करते हैं ईशान और 125 बॉल में 200 बना देते हैं, जो फास्टेस्ट डबल 100 का रिकॉर्ड आज भी है। तो ये दिखा रहा है कि ईशान दबाव बनाएंगे अपने परफॉर्मेंस से, और अगर रन बनाएंगे और संजू भी अगर रन बना देते हैं फिर तो कोई शिकायत ही नहीं, क्योंकि संजू आपके ऑलरेडी फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर भी हैं और ओपनर भी हैं। तो ये चीज है, लेकिन अब निर्भर करता है संजू के ऊपर में कि वो अपने आप को कैसे कमबैक करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि संजू सैमसन जो है वो कमबैक जरूर करेंगे। 2 मैच में भले ही फेलियर आया है, बट थोड़ा सा उससे अगर आगे निकलेंगे तो 2 मैच में हो सकता है आगे शतक भी आ जाए, इसमें कहीं कोई शंका वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, टीम इंडिया अच्छा खेलना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, ये जो 8 नंबर की बल्लेबाजी को लेकर के हम चिंतित हो रहे हैं और उसकी वजह से अपने गेंदबाजी में समझौता कर रहे हैं, उसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। में चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।